हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब हर दिन करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज हम आपके लिए 30 जून 2024 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ विद फुल एक्सप्लेनेशन लेकर फिर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएससी, अदर एग्ज़ाम्स, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पुलिस, डिफेंस या किसी भी अन्य स्टेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शंस हैं 25 जून, 23 जून, 27 जून, 28 जून। तो दोस्तों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस जो है वह 27 जून 2024 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 जून 2024 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव जो है वो 6 अप्रैल 2017 को पारित किया गया। तभी से MSME दिवस हर 27 जून को मनाया जाता है। पहला MSME दिवस जो है वो 27 जून 2017 के दिन मनाया गया था। तो वर्ष 2024 की जो थीम है वह है, कई संकटों के समय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की शांति और लचीलापन का उपयोग करके सतत विकास को तेज करना और गरीबी का उन्मूलन करना। यह विषय संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए MSME की क्षमता पर प्रकाश डालता है। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी जिन्हें कहा जाता है, को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यह 17 गोल्स हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने लिए निर्धारित किए हैं और जिन्हें कि वर्ष 2030 तक हासिल किया जाना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी कहते हैं, ने गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए 17 लक्ष्यों की पहचान की है, जिन्हें वर्ष 2030 तक हासिल किया जाना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का एक प्रशासनिक मंत्रालय है। मतलब जो MSME उद्योग जो हैं वो MSME मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यह MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए अपने क्षेत्रीय संगठनों और संबद्ध कार्यालयों के माध्यम से नीतियों और कार्यक्रमों को डिज़ाइन और कार्यान्वित करता है। कौन करता है? MSME करता है। ठीक, MSME मंत्रालय करता है। MSME कम पूंजीगत लागत पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब अगर जो बड़े उद्योग हैं सिर्फ उनको ही नहीं, MSME जो है वो छोटे उद्योगों के लिए जो है अवसर उत्पन्न करते हैं। यह ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण में मदद करते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हुए राष्ट्रीय आय और संपत्ति के अधिक समान वितरण का भरोसा दिलाते हैं। मतलब MSME के द्वारा जो है ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण होता है और जो क्षेत्रीय असंतुलन जो है, जो पूंजी किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, जो ये असंतुलन है उसको समान वितरण में, मतलब सबको समान अवसर प्रदान करते हुए इसको समतुल्य बनाने की कोशिश करता है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली। वार्षिक बजट 22,138 करोड़ वर्ष 2023 का अनुमान है। ये केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जो हैं वह जीतन राम मांझी हैं, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, एवं शोभा करंदलाजे राज्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है,
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2024 के अनुसार भारत 163 देशों में किस स्थान पर है? According to the Global Peace Index GPI 2024 released by the Institute for Economics and IEP, India is ranked at what position out of 163 countries? ऑप्शंस जो दिए हैं वो हैं 100वां, 113वां, 116वां या 120वां। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है वर्ष 2024 के लिए, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी किया जाता है, और इसके अंदर जो है भारत को 116वीं रैंक मिली है। यह टोटल 163 देशों के लिए जो है ये ग्लोबल पीस सूचकांक जारी करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसे हिंदी में अगर कहा जाए तो यह है भारतीय शांति सूचकांक, जो है यह 63 देशों के लिए लागू जारी करता है, जिसमें से भारत को 116वां स्थान मिला है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए ज़रा से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2024 के 18वें संस्करण के अनुसार भारत 163 देशों में 116वें स्थान पर है, जो कि वर्ष 2023 से लगभग 10 पायदान ऊपर है। आइसलैंड वर्ष 2008 से इस सूची में शीर्ष पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आयरलैंड, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड और पाँचवें नंबर पर सिंगापुर है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप यह पांचों को आप अपने दिमाग में रखिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। सुदूर पूर्व दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें GPI शुरू होने के बाद से 10 सबसे समृद्ध देशों में से 8 की स्थिति एक जैसी ही बनी हुई है। मतलब सुदूर पूर्व में जो टॉप 8 जो कंट्रीज़ हैं वो अपना जो वैश्विक शांति सूचकांक में जो अपना रैंकिंग है उसको मेंटेन रखते हैं। बाकी जो हैं उनकी रैंक ऊपर या नीचे हो रही है, लेकिन जो ऊपर के जो टॉप 8 हैं वो उनका रैंकिंग जो है वो सेम है। मध्य पूर्व और उत्तरी मीना क्षेत्र में दुनिया का सबसे कम समृद्ध क्षेत्र बना हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स का क्या मतलब होता है? आइए ज़रा इसे देख लेते हैं, ज़रा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक एक व्यापक माप करता है कि अमुक राष्ट्र या क्षेत्र कितना शांतिपूर्ण है और पिछले एक दशक में GPI के मुताबिक वैश्विक हिंसा बढ़ी है या शांतिपूर्णता घटी है। यह शांतिपूर्णता के आधार पर 163 स्वतंत्र राज्यों या देशों और क्षेत्रों, जो कि दुनिया की आबादी का लगभग 99.7% है, को रैंक प्रदान करता है। GPI में किसी भी देश का स्कोर जितना कम होता है वह उतना ही शांतिपूर्ण होता है, और अगर उसका रैंक ज़्यादा है तो वह उस जगह वहाँ पर अशांति ज़्यादा है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP, आइए ज़रा इसे भी देख लेते हैं। IEP जो है वह एक स्वतंत्र गैर पक्षतापूर्ण संगठन है, जिसे कई स्रोतों से वित्त पोषित किया जाता है। इसमें सरकारी अनुदान, परोपकारी दान और कॉरपोरेट भागीदारी भी शामिल हैं। यह सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक थिंक टैंक है, जिसके कार्यालय न्यूयॉर्क, द हेग और मैक्सिको सिटी में हैं। IEP शांति, संघर्ष, सुरक्षा से संबंधित विषयों पर कई रिपोर्ट और शोध तैयार करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इसके प्रमुख प्रकाशनों में से एक है, यानी जो मुख्य जो इसका जो प्रमुख है, यह बहुत सारे रिपोर्ट्स ये IEP जो है वो प्रकाशित करता है, जिसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स का जो
रिपोर्ट आई है उसका जो मुख्य निष्कर्ष है वो क्या है, वो ज़रा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2024 में वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.56% बिगड़ गया। यह शांति में गिरावट का लगातार 5वां वर्ष है। पिछले एक साल में 65 देशों ने शांति में सुधार दर्ज किया, जबकि 97 देशों में गिरावट देखी गई। सूचकांक की स्थापना के बाद से एक वर्ष में गिरावट अनुभव करने वाले देशों की यह सबसे अधिक संख्या है। सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? अभी आपको पहले ही बताया कि आइसलैंड जो है यह वर्ष 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। इसके बाद आयरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है और सिंगापुर है। इसी तरीके से सबसे कम जो शांतिपूर्ण है या जिन्हें हम अशांतिपूर्ण भी कह सकते हैं, उसमें सबसे अशांतिपूर्ण जो देश है या जो सबसे कम शांतिपूर्ण देश है उसमें सर्वोच्च स्थान पर यमन आता है। उसके बाद सूडान, दक्षिणी सूडान, अफ़गानिस्तान और यूक्रेन हैं। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग तालिका है। इसमें जो है टॉप 10 जो पीसफुल कंट्रीज़ हैं उनका डिटेल है और इंडिया की रैंकिंग दी हुई है। आइए देख लेते हैं एक निगाह। नंबर 1 पर है आइसलैंड 1.112 रैंक के साथ। नंबर 2 पर है आयरलैंड 1.303 रैंकिंग है। नंबर 3 पर है ऑस्ट्रिया 1.313। नंबर 4 पर है न्यूजीलैंड, इसकी रैंक है 1.323। नंबर 5 पर है सिंगापुर, रैंकिंग है 1.339। यह भी अपने रैंकिंग में इन्होंने भी सुधार किया है और यह 3 पॉइंट ये ऊपर गए हैं, मतलब रैंकिंग में इन्होंने 3 रैंक ऊपर अपने आप को प्रदर्शित किया है। उसी तरह 6 नंबर पर है स्विट्ज़रलैंड, रैंकिंग 1.35। 7 नंबर पर पोर्चुगल, रैंकिंग 1.372। 8 नंबर पर स्लोवानिया, रैंकिंग 1.395। 9th नंबर पर स्लोवेनिया, रैंक जो है 1.395। इनकी स्थिति में डिग्रेडेशन हुआ है। 10वें नंबर पर मलेशिया है, मलेशिया की रैंकिंग 1.427 है। साथ ही इंडिया की रैंकिंग जैसा आप जानते ही हैं 1.116 रैंकिंग है और जो स्कोर है इंडिया का वो है 2.319। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच बैंक हैज़ रिसेंटली इन जून 2024 साइंड एन MOU with the Ministry of External Affairs to enhance digital payment services for users of e-migrate portal? ऑप्शंस दिए हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विदेश मंत्रालय MEA भारत सरकार ने 15 जून 2024 को भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भर्ती एजेंटों और ई माइग्रेट पोर्टल्स के अन्य उपयोगकर्ताओं को SBI E-Pay एक भुगतान गेटवे पेमेंट है SBI के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति दी है। SBI के भुगतान गेटवे पेमेंट SBI E-Pay के ई माइग्रेशन सिस्टम के साथ एक सफल एकीकरण के बाद यह समझौता प्रभावी हो जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत उपयोगकर्ता सभी भारतीय बैंकों की नेट बैंकिंग के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड फंड ट्रांसफ़र NEFT के माध्यम से लेन देन कर सकेंगे।
ई माइग्रेशन परियोजना, जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य पंजीकरण के लिए ई माइग्रेशन पंजीकृत ECR देशों में जाने वाले भारतीय श्रमिकों की मदद एवं मार्ग समर्थन करना है। विदेश मंत्रालय MEA भारत सरकार क्या काम करती है, क्या मंत्रालय है, आइए इस पर जरा सा एक निगाह देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय जो है वो भारत सरकार के अधीन विदेशों के साथ भारत के संबंधों के व्यवस्थित संचालन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय है। यानी भारत का जो भी संबंध विदेशों से होगा उसके लिए जो मंत्रालय है वह विदेश मंत्रालय है। यह जिम्मेदारी लेता है कि हमारे जो विदेश हैं उनसे हमारे राजनयिक संबंध कैसे होंगे, यह उस पर उसकी देखरेख करता है। यह मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त यह अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों को विदेशी सरकारों या संस्थानों के साथ कार्य करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सलाह भी देता है। मतलब कि विदेश मंत्रालय जो है वह भारत में, यानी भारत का विदेश मंत्रालय जो है वह भारत के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों या अन्य एजेंसियों को विदेशी सरकारों या संस्थानों के साथ जब भी वो कार्य करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं या कोई भी एग्रीमेंट, MOU या कोई भी वो कार्य करते हैं, तो उस समय उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसका भी वह सलाह देता है। कौन देता है? विदेश मंत्रालय देता है। विदेश मंत्रालय के इस समय जो हैं विदेश मंत्री जो हैं वो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। वह 30 मई 2019 से लगातार भारत के विदेश मंत्री बने हुए हैं। विदेश मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। आइए जरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। अब वैसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन कुछ तथ्यात्मक जानकारी ले ली जाए। भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है, यह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। सितंबर 2022 को भारतीय स्टेट बैंक पहली बार जो है भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर 5 ट्रिलियन कारोबार का जो लेवल है उसको क्रॉस किया और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है में ये HDFC और ICICI बैंक के बाद तीसरा बैंक बन गया और इसी के साथ वह 7वीं भारतीय कंपनी भी है। 2 जून 1806 को कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में इसकी स्थापना की गई। बाद में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया और नाम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया गया। इसके उद्योग क्या क्या हैं? बैंकिंग है, बीमा देता है, पूंजी बाजार और अन्य संबद्ध उद्योग, उत्पाद ऋण देता है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, बचत खाता, निवेश के साधन, SBI लाइफ बीमा कवर आदि देता है। स्थापना जैसा कि आपको पहले ही बताया 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में हुई। मुख्यालय वर्तमान कॉरपोरेट सेंटर, मैडम कामा रोड, मुंबई, भारत। वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा 7 अक्टूबर 2020 से वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने ई-टिकट खरीद के साथ एम्बेडेड ग्रुप प्रेफरेंस एक्सीडेंट GPA पॉलिसियों को लॉन्च करने के लिए भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है? Recently, which insurance company has announced a key partnership with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC to launch embedded group preference accident policies with e-ticket purchase? ऑप्शंस हैं ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी SBI लाइफ, ऑप्शन सी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी और ऑप्शन डी HDFC लाइफ। तो दोस्तों अभी हाल ही में रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस कंपनी ने ई-टिकट खरीद के साथ एम्बेडेड ग्रुप प्रेफरेंस एक्सीडेंट पॉलिसियों को लॉन्च करने के लिए
IRCTC के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आइए आगे चलते हैं। न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA में स्थित एक अग्रणी इंश्योरटेक सॉफ्टवेयर और सेवा SaaS प्लेटफॉर्म इंसिलियन, यानी इंसिलियन जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित एक अग्रणी कंपनी है, ने यात्रा बीमा वितरण में क्रांति लाने के लिए क्या किया है उन्होंने रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी RSGI और IRCTC दोनों के साथ एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया है। RSGI भारत में एक प्रमुख संपत्ति और दुर्घटना बीमा करता है। इसने भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि इंसिलियन के API प्लेटफॉर्म के माध्यम से टिकट खरीद के साथ साथ एम्बेडेड ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट GPA पॉलिसियों को भी ग्राहकों को उपलब्ध कराया जा सके। IRCTC के बारे में जान लेते हैं। IRCTC भारत में रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो रेलवे की खानपान व्यवस्था, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संबंधी गतिविधियों का कार्यभार संभालता है। IRCTC एशिया पैसिफिक प्रांत में एशिया प्रशांत क्षेत्र, जिसे हम एशिया प्रशांत क्षेत्र, इसे हम एशिया पैसिफिक रीजन भी कहते हैं, में सबसे बड़ी यात्रा वेबसाइटों में से एक का संचालन करता है। इस पर 12 मिलियन से अधिक विजिटर आते हैं, जो इसे भारत में सबसे अधिक देखी जाने वाली वेबसाइटों में से एक बनाते हैं। IRCTC की स्थापना जो है वो 27 सितंबर 1999 को किया गया। मुख्यालय जो है यह वर्तमान में न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष और MD जो है वो संजय कुमार जैन हैं। रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल, कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार। इंसिलियन, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। इंसिलियन भारत, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, यानी इंसिलियन जो है वो भारत, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसे कि हम मीना क्षेत्र भी कहते हैं, और इसके साथ ही एशिया प्रशांत, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बीमा बिक्री और अंडरराइटिंग टेक्निक का एक अग्रणी प्रदाता है और अब यह उत्तरी अमेरिका में विस्तार की योजना बना रहा है या विस्तार कर रहा है। इंसिलियन इंश्योरेंस पैक और MGA एक API संचालित क्लाउड आधारित कम नो कोड प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित हैं, जो बीमा उत्पादों के तेज निर्माण और वितरण में सक्षम बनाते हैं। उद्योग में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है इस कंपनी के पास। इंसिलियन के पास लगभग 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है और साथ ही 40 से अधिक जो वैश्विक बीमा कंपनियां जो हैं वह अपने संचालन को आधुनिक बनाने, बदलने और बढ़ाने के लिए इंसिलियन के साथ जुड़ी हुई हैं। रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पूर्व में रॉयल सुंदरम अलायंस नाम था इस कंपनी का, भारत में निजी क्षेत्र की अग्रणी सामान्य बीमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। भारत में निजी क्षेत्र की पहली सामान्य बीमा कंपनी GIC है, जिसके अक्टूबर 2000 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया। कंपनी का प्रकार निजी उद्योग क्या है, इनका वित्तीय सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, यानी जैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। स्थापना 2000 में हुई है। मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु, गुजरात, भारत। अध्यक्ष श्री SVG हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में जून 2024 में किसे 30 जून 2025 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में सेवा करने के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC के साथ 1 साल का विस्तार मिला है? Who recently got a 1-year extension from the appointment committee of the cabinet to serve as the director of intelligence bureau till
30 जून 2025। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए सपना तिवारी, ऑप्शन बी पीयूष आनंद, ऑप्शन सी प्रमोद कुमार तिवारी एंड ऑप्शन डी तपन कुमार डेका। तो दोस्तों अभी हाल ही में तपन कुमार डेका जी को जो है 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। यह एक्सटेंशन जो है प्रधानमंत्री की जो अभी कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें जो अपॉइंटमेंट, जो प्रधानमंत्री की जो अपॉइंटमेंट कमेटी कैबिनेट है उसने जो है 1 साल का एक्सटेंशन दिया है उनको। 1 साल के लिए जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है वो डायरेक्टर 30 जून तक बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने तपन कुमार डेका को 30 जून 2024 से आगे या अगले आदेश तक जो भी पहले हो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में 1 साल का विस्तार की मंजूरी दी है। वह 30 जून 2025 तक IB के निदेशक के रूप में काम करना जारी रखेंगे। आइए अन्य नियुक्तियों के ऊपर एक थोड़ा सा निगाह डाल लेते हैं। भारत सरकार ने विक्रम मिस्त्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मिस्त्री 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे। भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी लव कुमार को 2 साल की अवधि के लिए विशेष सुरक्षा समूह SPG में महानिरीक्षक IG नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी शेफाली बी शरण को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसे कि हम PIB कहते हैं, के प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। साथ ही सुश्री ज्योति विज को फिक्की महासचिव शैलेश पाठक, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इनके इस्तीफ़ा देने के बाद जो है सुश्री ज्योति विज को फिक्की का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल? ऑप्शन ए एंजेला मार्केल, इमैनुअल मैक्रॉन, ऑप्शन सी एंटोनियो कोस्टा एंड ऑप्शन डी पेड्रो सैंचेज। तो दोस्तों अभी हाल ही में एंटोनियो कोस्टा, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, निवर्तमान प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्हें यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए व्याख्या देख लेते हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को 28 जून 2024 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह 1 दिसंबर 2024 को चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। यानी वर्तमान में अभी जो इस समय हैं वह चार्ल्स मिशेल हैं। 1 दिसंबर 2024 को इनको चुन लिया गया है, बट यह जो अपना चार्ज है वह 1 दिसंबर 2024 से लेंगे। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के सभी या कई राष्ट्रों पर लागू होती है। यूरोपीय संघ का गठन जो है 1 जनवरी 1993 को किया गया रोम की संधि के साथ। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अध्यक्ष जो है इस समय इसकी उर्सुला वॉन डेर लेyen हैं। यूरोपीय परिषद क्या है? यूरोपियन काउंसिल। आइए जरा इस पर एक निगाह देख लेते हैं। यूरोपीय परिषद या यूरोपियन काउंसिल यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है जो यूरोपीय संघ की समग्र राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है। इस निकाय में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख या सरकार के प्रमुख नेता शामिल हैं। इसकी बैठकों की अध्यक्षता उस सदस्य देश द्वारा की जाती है जिसके पास उस समय यूरोपीय संघ की परिषद की प्रेसिडेंसी है। स्थापना, अनौपचारिक स्थापना जो है वो 1961 में ही हो गई थी, किंतु औपचारिक जो इसकी स्थापना है वह 2009 से मानी जाती है।
मुख्यालय जो है यूरोपा भवन ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अध्यक्ष जो हैं वर्तमान वो चार्ल्स मिशेल हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं की 400 मीटर की स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? हु क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024 इन वुमेन्स 400 मीटर इवेंट? ऑप्शंस हैं हिमा दास, ऑप्शन बी देवी अनीबा जाला, ऑप्शन सी स्नेहा के एंड ऑप्शन डी किरण पहल। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो 400 मीटर की जो रेसिंग इवेंट हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए, उसमें जो है किरण पहल ने जो है वह क्वालिफाई की हैं, वह जीती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आइए व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा की किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, यानी जो किरण पहल हैं वो हरियाणा की रहने वाली हैं। उन्होंने पंचकुला में आयोजित राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर के सेमीफाइनल में 50.92 सेकंड का समय निकाला। उन्होंने ओलंपिक के लिए स्वचालित मानक, यानी जो मानक समय है वह 50.95 था, उसके अंदर ही समापन करके पेरिस खेलों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। 24 साल की किरण पहल भारतीय इतिहास में हिमा दास के बाद दूसरे सबसे तेज 400 मीटर की धावक बन गई हैं, यानी कि जो प्रथम नंबर की जो सबसे तेज धावक हैं 400 मीटर की कैटेगरी में वह हिमा दास है। इनका जो रिकॉर्ड है वो 50.79 सेकंड का है और किरण पहल जो है वह दूसरी धावक बन गई हैं। इनका जो रिकॉर्ड है वो 50.92 सेकंड का है। आइए आगे चलते हैं। किरण पहल गुजरात की देवी अनीबा जाला और केरल की स्नेहा से आगे रहीं। किरण पहल सहित पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अब तक 75 भारतीय एथलेटिक्स क्वालिफाई कर चुके हैं। यह इम्पोर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, समर ओलंपिक्स 2024 भी जिसे कहा जाता है, इसका जो मेज़बान शहर है वह फ्रांस है। यह अभी आने वाले समय में इसका जो है 26 जुलाई 2024 से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक ये आयोजित होने वाले हैं। कहाँ आयोजित होंगे? ये पेरिस के फ्रांस में आयोजित होंगे। इनका जो आदर्श वाक्य है वो खेल व्यापक रूप से खुले। इवेंट जो है टोटल 32 खेलों में 329 इवेंट्स होंगे। स्टेडियम जो है वो जॉर्डिन्स डू ट्रोकाडेरो और सीन। वर्ष 2020 में जो ओलंपिक हुआ था ग्रीष्मकालीन वह टोक्यो में आयोजित किया गया था और जो आगामी है वर्ष 2028 में जो होगा वह लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा और बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यीडा एंड बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप अ फिल्म सिटी इन विच प्लेस? सो ऑप्शंस जो दिए हैं वो है फरीदाबाद, यमुनानगर, ग्रेटर नोएडा एंड लखनऊ। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो है ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट के बीच में जो फिल्म सिटी डेवलप करने के लिए जो समझौता हुआ है वह ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। मतलब यह जो फिल्म सिटी बनेगी वह ग्रेटर नोएडा में बनेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा में एक फिल्म सिटी विकसित करने के लिए 27 जून 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर जो है वह यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा और बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी जिसके की जो मतलब ओनर जो हैं वो बोनी कपूर और आशीष भूतानी हैं, इन दोनों के बीच में हुआ। यह टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 1510 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है इस प्रोजेक्ट की।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अगले 8 वर्षों में पूरा करने की योजना है। प्रारंभिक चरण में आवश्यक फिल्म संबंधी सुविधाएं और एक फिल्म संस्थान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिल्म सिटी को स्टूडियो, ओपन सेट, आतिथ्य सेवाएं, कार्यालय संस्थानों सहित विश्व स्तरीय फिल्म निर्माण सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो और हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि यह इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वह आपको सही समय पर मिल सके और जिससे आप लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय।